चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। अर्नब पंड्या, हेमंत उस्तगी, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके दर्शकों के सवालों के जवाब अब देना शुरू करते हैं। नवीन शर्मा हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 7 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके, 20,000 की SIP इनकी चल रही है और हमारे साथ फोन लाइन पर है नवीन शर्मा जी। नमस्कार सर, बताएं कब से निवेश कर रहे हैं? मैडम मेरे को 3 साल से ऊपर हो गया, 3+ अवाब हो गया है हाँ। और उसमें कुछ फंड मैडम मेरे 4 साल पुराने हैं। अच्छा। कुछ अभी दिस ईयर ABSL फ्लेक्सी कप अभी स्टार्ट किया है इस साल मैडम, वो टाटा डिजिटल ऐड किया पोलियो में जी। तो मैडम मैं ये चाह रहा था कि मेरा तो आप खुद रिसर्च करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, जो आपने फंड्स इकट्ठा किए हैं। आपकी SIP चल रही है ABSL फ्लेक्सी कैप में, एक 3,000 की, एक 4,000 की। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी लिया है 1,000 रुपए, LNT मिड कैप है 2,000 का, टाटा डिजिटल इंडिया लिया हुआ है आपने 2,000, रिलायंस स्मॉल कैप है और ब्लू चिप के नाम पे आपके पास एक्सिस ब्लू चिप है 5,000 रुपए। आपने खुद चुनाव किया है परफॉर्मेंस देखकर? नहीं मैडम, मैंने आप लोगों का प्रोग्राम जो होते हैं ईटी मनी और जो होते हैं उसको देख के मैडम, और प्लस खुद अपना रिसर्च मनी कंट्रोल पे करके मैडम मेरे को लगा अच्छा तो मैंने ऐड कर दिया मैडम जी। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर कि आप हमारा शो देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं जो रिपीट हो रही हैं। 20,000 रुपए ना नवीन बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके लिए आपने 7 फंड भी ले रखे हैं, जिसकी ज़रूरत वैसे तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह की डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं ना अक्रॉस कैटेगरीज, वो आपको 4 फंड्स में भी मिल जाएगी आसानी से। बेहतरी से अर्नब जी आपको समझाएंगे। तो अर्नब जी, 20,000 एवरी मंथ ही SIP कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने लक्ष्य तो नहीं बांधे हैं, लेकिन जैसा अभी बातचीत में समझ में आ रहा है कि बाजार को ट्रैक करते हैं। 3 साल पहले शुरुआत की है निवेश की, कुछ फंड इन्होंने अभी इस साल शुरू किए हैं निवेश करना उसमें। तो मैं चाहती हूं कि हम नवीन के द्वारा तमाम दर्शकों को भी ये समझाएं कि जब निवेश की शुरुआत करते हैं तो कैसे डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कैटेगरीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का निवेश जो है इनका रिपीट ना हो। जी, आप जब भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कि जो इंटरनल जो डाइवर्सिफिकेशन है तो वही होना चाहिए पोर्टफोलियो में, ताकि ऐसा ना हो कि आपने जो आपके पैसे डाले हुए हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो और सिर्फ 1 या 2 फंड के हिसाब से ये पूरा पोर्टफोलियो का मूवमेंट, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि एग्जैक्टली किस प्रकार का एक्सपोजर होना चाहिए विद इन द पोर्टफोलियो, ये आपके गोल्स पे निर्भर करता है। इसीलिए अपने गोल्स तय करने बहुत जरूरी है और फिर उसे अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ मैच करना। ये इसलिए जरूरी है ताकि मान लीजिए कि आप कोई एक लंबे गोल के लिए एक एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहते हैं, तो उस एग्रेसिव अप्रोच के लिए आप शायद थोड़ा ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर उस अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एज कंपेयर टू कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है लेकिन फिर भी आपको इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए, तो आपका ओवरऑल लार्ज कैप की तरफ एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार का मिक्स एंड मैच पोर्टफोलियो में करना जरूरी है। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उनका फोकस पूरा का पूरा कौन से फंड्स को लेना इस पर रहता है, तो उसमें ये 2 पोर्टफोलियो की कई बारीकियां उसमें से मिस हो जाती है। तो इसीलिए ये सब चीजें जरूरी है। अब नवीन जी ने अपने एग्जैक्ट गोल्स बताए नहीं है, लेकिन अगर हम उनके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें तो उससे ये स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 25% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है, 35% फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, 15% मिड कैप में, 15% स्मॉल कैप में और बाकी के 10% जो है वो एक थीमेटिक फंड में जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोजर देखें तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि लार्ज, मिड, फ्लेक्सी कैप ये सभी प्रकार का आपको इनके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर दिखेगा। अब एग्जैक्टली हम देखें तो इसमें पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर अराउंड 53 to 55% आ जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपोजर है उसमें प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स है, ये जो फंड्स है उनके उस पे। तो ये
एक्सपोजर उनके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये उनके गोल्स पे निर्भर करेगा। तो अगर वो अपने गोल स्पेसिफाई करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बराबर है या नहीं। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन वो अच्छा है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि उनका जो मिड कैप फंड्स का एक्सपोजर है उसमें उन्होंने 2 फंड्स लिए हुए, HDFC का और L&T का। तो ये 2 अगर वो मर्ज करके सिर्फ एक ही फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने छोटे एक्सपोजर के लिए 2 फंड्स की जरूरत नहीं है। तो इससे पोर्टफोलियो भी थोड़ा स्लिम हो जाए। अच्छा, टाटा डिजिटल फंड के बारे में मुझे आपसे समझना है कि इसका ये क्या करें। नवीन जी, ये डिजिटल थीम क्योंकि आपको लग रहा है कि जोर पकड़ने वाली है और आगे चलते हुए जिस तरह से इसकी रूपरेखा निकल रही है, आपको ये फंड फायदे का लग रहा है, इसीलिए आपने जोड़ा या कोई खास सोच थी इसके पीछे? जो मैं IT सेक्टर का ही मैडम ज्यादा अभी चल रहा है, IT का, और आने वाला समय IT का तो होना ही है बोलबाला। उस हिसाब से मैडम मैंने इसको प्लान किया था मैडम जी। हेलो अर्णव जी, इसमें क्या निवेश और बढ़ाना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, इसमें निवेश बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो जो एक्सपोजर है वो रीजनेबल है। लेकिन इनको एक बात भी ये समझनी होगी कि देखिए, मार्केट्स थोड़े जल्दी जो वैल्यूएशंस है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि दे डिस्काउंट द फ्यूचर इनटू द शेयर प्राइस। तो आज की तारीख में हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में IT ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो कई शेयर, खास करके मिड कैप IT में और उस प्रकार के जो न्यू एज डिजिटल कंपनीज है, उनका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया था। अब ये सब थीम्स जो है ये टाटा डिजिटल में आपको दिखाई देगी। तो अब ऐसा हो सकता है कि बीच में ऐसा पूरा पीरियड आए जहां पर इवन दो कंपनीज के परफॉर्मेंस अच्छे रहे, लेकिन स्टॉक प्राइसेस में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट ना हो, और इनफैक्ट शायद थोड़े गिर भी जाए, क्योंकि दैट विल बी ए केस कि जहां पर आपके अर्निंग्स वैल्यूएशन के साथ कैचअप कर रहे हैं। लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको IT के थीम में विश्वास है और आप मानते हैं कि ये आगे जाते हुए अच्छा करेगा एज अ सेक्टर एंड अ थीम, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का फंड पोर्टफोलियो में रखने में कोई तकलीफ नहीं। चलिए नवीन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। आपको जिस तरह का संतुलन बनाने की सलाह दी गई है, अगर आप जवाब नहीं सुन पाए हैं तो YouTube पर ये शो अवेलेबल होगा। हमारे चैनल के YouTube पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये शो मिल जाएगा। मितुल भट्ट हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। मितुल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए सर। से बोल रहा हूँ, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट से, और मैं एज ए टीचर हूँ। ओके गुजरात से। ओके तो ठीक है, आपका फंड, आपके फंड्स की डिटेल तो हमारे पास है। मुझे ये जानना है 10 से 15 साल के लिए आपने ये पोर्टफोलियो कब से बना रखा है? मैंने चालू किया है, मैं 5 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ सभी फंड में, और मुझे फंड कैसे वो जानने, और मुझे और अमाउंट बढ़ानी है तो किसमें बढ़ा सकता हूँ। अभी मेरे रिटायरमेंट के लिए भी 17 साल बाकी है इसलिए, और मुझे 4 से 5 साल के बाद 10 लाख रुपए, और रिटायरमेंट के लिए 1.5 से 2 करोड़ चाहिए। और फंड कैसे, और फंड बढ़ाना और नए फंड चॉइस करना है तो कौन कौन से फंड में चॉइस कर सकता हूँ। DSP टैक्स सेवर में आपने 95,000 का लमसम निवेश कब किया है? वो टैक्स सेवर में मैं 3-4 साल से 15-20 हजार डाल रहा हूँ, इसलिए। ये आपने एक मुश्त नहीं कर रखा है इसमें? नहीं, टैक्स के मुताबिक मैं डालता हूँ हर साल 25,000, 25,000, 30,000, 20,000 ऐसे ही हर साल। तो अभी आप बोल रहे हैं कि कुल मिला के उसकी वैल्यू 95,000 है? मैंने इन्वेस्ट किए। ओके चलिए ठीक है। हेमंत जी बताएं, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे भी,
10% से, और एक्सिस ब्लू चिप, कोटक का फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप भी है, और निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी भी है। फ्लेक्सी कैप बहुत ज़्यादा है इनके पास। बताएं। आई थिंक कविता, अगर उनके पोर्टफोलियो को देखें, पहले स्ट्रेटजी की बात करें, इनके पास समय काफ़ी लंबा है और वो उसके लिए उन्होंने जो एसेट क्लास चुनी है इक्विटी, वो बिल्कुल सही है और एक सही तरीका है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करें। तो जो जनरली आपको जो डर रहता है मार्केट वॉलेटिलिटी का, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में इसलिए काम करता है क्योंकि आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को एक फिक्स फंड के अंदर डाल रहे हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी मैं कहूँगा ये इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। जैसा इन्होंने कहा कि लंबे समय 6 फंड है इनके पास करीब, अगर हम ALSS को छोड़ दें तो करीब 11,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो इनकी डिटेल है उसमें दिख रही है मुझे। तो करीब मैं ये कहूँगा पहली बात कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो है बिल्कुल जैसा, लेकिन आपने भी पॉइंट आउट किया कि 3 फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है और एक फोकस फंड है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट 2 कैटेगरी जो मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा उनके पोर्टफोलियो का जो कोर होना चाहिए वो फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक तो फंड मैनेजर को फ्रीडम है, क्योंकि देखिए इक्विटी के साथ इतना भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एलोकेशन है तीनों सेगमेंट को, लार्ज, मिड और स्मॉल कैसा है। और जनरली हमने देखा है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनका जो बायस थोड़ा सा लार्ज कैप के ऊपर होता है। ये और उसके अलावा जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी, मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो का जो कोर है वो होना चाहिए। यहाँ पे 3 फंड है, तीनों की स्ट्रेटजी फॉर्चुनेटली थोड़ी अलग अलग है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड फंड है, काफी पुराना फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें करीब 30% पैसा जो है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, और एक्सिस का जो है वो भी एक फ्लेक्सी कैप है, लेकिन वहां पे भी बायस जो है वो लार्ज कैप है, लेकिन होल्डिंग थोड़ी कंसंट्रेटेड है। तो तीनों जो फंड है उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। उसमें कंसोलिडेशन करने का स्कोप है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उनको पोर्टफोलियो में कुछ ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग फंड के अंदर वो कंटिन्यू करें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने पहले लिखा था कि करीब 15 साल का इनके पास समय, अगर ये कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे, तो 11,000 की जो इनकी जो SIP जो चल रही है 12% अगर मैं मान के चलूँ तो करीब 56 लाख का कॉर्पस बनता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कविता उन्होंने कही है कि वो हर साल 10% से अपनी SIP बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो इंक्रीमेंटल SIP का जो एक स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छा हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इसका फर्क देखिए, अगर ये साथ में 10% से बढ़ाते हैं तो इनका जो कॉर्पस है करीब 1 करोड़ हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देखिए, 56 लाख के सामने 1 करोड़। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो भी सही है। अगर ये अपने जो उन्होंने समय कहा है, अपने टाइम होराइजन को एक्सप्लेन किया है, उसको अगर ये कंटिन्यू करते हैं जो उन्होंने टाइम होराइजन डिफाइन किया है, तो जैसा मैंने कहा कि इनके जो भी टारगेट है जो उन्होंने लिख के दिए हमको पहले, वो उसमें काफी तक अचीव हो जाएंगे। बट इन्होंने कहा एक या 2 गोल उन्होंने और ऐड किए वहां पे, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उनको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि इनके पास समय है तो वो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा उनके लिए। ऑलराइट, चलिए तो और कोई सवाल आपको पूछना है मितुल जी? यस मैम, मैं बढ़ाना चाहूँ SIP, तो पहले कौन से फंड को मैं प्रेफरेंस दूँ वो बता दीजिए तो मैं उसमें ही बढ़ा सकूँ। इसलिए कैटेगरी जो है बिल्कुल अच्छी है और फंड भी काफी अच्छे हैं। तो एक तो जैसे एक्सिस का जो ब्लू चिप फंड है, डेफिनेटली उसके अंदर आप बढ़ा सकते हैं, उसमें बढ़ा लीजिए, नहीं तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए, वो भी काफी अच्छा फंड है। मिड कैप में आपके पास HDFC मिड कैप है, उसमें अगर थोड़ा आप बनाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, फंड आपके सारे अच्छे हैं और जो प्रेजेंट एलोकेशन है उसी प्रोपोर्शन में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो आई थिंक वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही बैलेंस बनाएगा। ऑलराइट, अगले दर्शक हेमंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेमंत जी नमस्कार, आपका सवाल आपने हमें भेजा है। आप होम लोन पे कर रहे हैं जहां पे आप कह रहे हैं 9,000 की आपकी EMI चल रही है और रिटायरमेंट आपकी 2041 की है। आप अपनी EMI के जितना निवेश शुरू करना चाहते हैं, क्या यही सवाल है आपका? जी मैम, एक्चुअली में मैंने किसी भी तरह का कोई अभी इन्वेस्ट नहीं किया है और आपका प्रोग्राम देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म मिल सकता है, क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट 2041 में है।
हेलो। चलिए, आपने सही टाइम पर, बिल्कुल मौके पर रिटायरमेंट के बारे में सोचा है और लगे हाथों आपने ये भी डिसाइड किया है कि जितना जल्दी हो सके आप ईएमआई से भी छुटकारा पाने के लिए एक रणनीति बनाए। तो बहुत उम्दा ख्याल अर्नब जी, लेकिन सवाल ये है कि इनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? जितनी ईएमआई जा रही है उतना ही ये कह रहे हैं कि निवेश करना चाहते हैं। जी, तो उनको एक बात तो है कि ईएमआई जा रही है, वो एक एसेट परचेज के लिए जा रही है और एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उनकी इनकम जो है उसमें से ईएमआई को गिन के अगर हम जो सेविंग्स को गिने तो अराउंड 33% आ जाती है। तो ये एक अच्छा फिगर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेविंग्स, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ईएमआई भी आपके एक एसेट को बढ़ाने जा रही है, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। तो इन दैट सेंस ओवरऑल जो अप्रोच है वो सही है। अच्छी बात ये है कि वो एडिशनल अमाउंट्स निवेश कर रहे हैं ताकि एक कॉर्पस बन सके जो वो अपने दूसरे लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। अब प्रश्न ये होता है कि क्योंकि इन्होंने पहले निवेश किया नहीं है तो ये किस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो गोल्स तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनको ये अमाउंट्स शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो पोर्टफोलियो में डेट फंड्स आ जाएंगे ताकि आपको जब पैसे चाहिए तब आपको मिल सके। लेकिन अगर इनके गोल्स लंबे हैं या इवन मीडियम टर्म है तो इसमें एक इक्विटी का कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि कौन से गोल के लिए कर रहे हैं। और अगर इनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो ये पूरी तरह से एक इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब इनको सैलरी मिलती है तो उनके पीएफ का एक हिस्सा वहां जाता होगा जो एक उनको ऑलरेडी एक डेट एक्सपोजर दे रहा है। तो ये तय कर ले कि किस प्रकार के गोल के लिए निवेश करना है और उस प्रकार से निवेश करें। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो ये 9,000 की जो रकम है वो 3 फंड में बांट सकते हैं, जिसमें एक लार्ज कैप हो, एक लार्ज एंड मिड कैप हो और एक मिड कैप हो। तो यही सलाह होगी कि इस प्रकार से वो अपने गोल्स को लिंक करके ये अमाउंट निवेश कर सकते हैं। कुछ फंड रिकमेंडेशंस आप इनको देंगे? जी, लार्ज कैप में अगर उनको चाहिए तो वो मिराई एसेट का लार्ज कैप देख सकते हैं, फिर कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी देख सकते हैं और मिड कैप के सेगमेंट में डीएसपी का मिड कैप। अगर ये 3 फंड उन्होंने इनसे शुरुआत की तो ये जो इनका एग्जिस्टिंग 9,000 का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, थोड़ा वाइडर एक्सपोजर भी मिलेगा और जैसे जैसे हर साल जाए तो उनको ये निवेश की रकम भी बढ़ानी चाहिए और जैसे रकम बढ़ेगी बाद में वो एडिशनल फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, आपको यही सलाह दी जा रही है हेमंत कुमार जी। आप अपने फंड्स का नाम अगर अभी नहीं नोट कर पाए हैं तो हमारी पेशकश यूट्यूब पे भी जाती है, वहाँ पर आप ले सकते हैं फंड्स के नाम। उमेश पाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं और इनका बहुत ही दिलचस्प सवाल है। नमस्कार सर, पूछिए। हेलो हेलो जी सर, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ईदर सिप और लमसम, जिससे मुझे करंट मार्केट वैल्यू में ग्रोथ मिले, लाइक इक्विटी या इसमें गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में। तो उसके लिए सजेस्ट कीजिए मुझे कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने गोल्ड पे सलाह मांगी है क्योंकि आपका नाम अमित पाल बोल रहे हैं आप? हाँ जी। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। ये सवाल अमित पाल जी का है जिनको गोल्ड में निवेश करना है और आज से ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक और जो किस्त है वो खुला है। हेमंत जी बताएं क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो अगर ये चाहें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं और गोल्ड फंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। जी कविता, बिल्कुल सही। सबसे पहला डिसीजन इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनको गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना है। इन्होंने कहा कि जो करंट मार्केट सिचुएशन है, जैसा हम देख रहे हैं कि करंट मार्केट इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है और ऐसे में हमने हमेशा देखा है कि गोल्ड
थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करता है। तो अगर ये सिर्फ उसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनको करंट मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता वो सही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि गोल्ड एक एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको डिसाइड करें कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एसेट एलोकेशन पॉइंट से बात करें तो कुछ हिस्सा आपका गोल्ड में हो सकता है, डेफिनेटली फ्रॉम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप उस एंगल से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कविता आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम बात करें आज तो फिजिकल गोल्ड करने का तो कुछ में इन्वेस्ट करने का कुछ फायदा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हम जो कहते हैं जो पेपर गोल्ड है वही एक बेहतर ऑप्शन है। तो वहां पे अगर हम जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो एक काफी बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आप समय समय पे जब ट्रांचेस आती हैं, जैसा आपने अभी कहा कि उस समय पे आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप डिजिटली इन्वेस्ट करते हो तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है। और ये बॉन्ड जो है वो 8 साल के होते हैं। अगर आप उसको होल्ड करते हो मैच्योरिटी तक तो आपको कोई कैपिटल गेन भी नहीं देना है उसके ऊपर, और उसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो किसी भी और ऑप्शन में गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको नहीं मिलता है। तो एक डेफिनेटली मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, हालांकि 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू होगा वहां पे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो डेफिनेटली आप एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को दे सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन है आपके पास वो है गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स। गोल्ड ETF जो है, जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हो वैसे अपने डीमैट के थ्रू आप गोल्ड ETF को खरीद सकते हो। एक यूनिट जो है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। उसके अलावा अगर आपके पास ETF, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अगर आप सिर्फ गोल्ड के लिए डीमैट खोलेंगे तो कुछ फायदा होगा उसे, तो उसके लिए आपके पास गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड फंड है। उसमें भी मैं आपको 1-2 ऑप्शन दे सकता हूँ, जैसे निपुण का गोल्ड सेविंग फंड है या एक्सिस का जो गोल्ड फंड है वो आप देख सकते हो। उसमें फर्क इतना है कि ये जो गोल्ड फंड है ये ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं, उसी म्यूचुअल फंड के, लेकिन उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम डीमैट अकाउंट की भी कॉस्ट देखें सिर्फ गोल्ड के लिए तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो आई थिंक ये 3 ऑप्शन है आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इस समय पे। लेकिन मैं फिर से चाहूंगा कि आप किस कारण से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत क्लैरिटी की जरूरत है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने के बाद आप फिर मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं कि वो एक सही डिसीजन होगा। तो अगर आप बहुत क्लियर हैं कि एसेट एलोकेशन का हिस्सा बनाना, तो जैसे मैंने कहा 3 ऑप्शन है, बट मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक उमेश पाल हमारे साथ हैं। समय कम है और सवाल बहुत ज्यादा, पूछिएगा उमेश जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ 4 से 5 महीने अभी रिसर्च किया है। मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस में इन्वेस्ट करना है। कम से कम 3 पोर्टफोलियो चाहिए मुझे। चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। झटपट आप हेमंत जी इनको बताएं किन फंड्स में शुरुआत करनी चाहिए निवेश की। साथ ही ये मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि हम किसी ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं, ग्रो ऐप के जरिए ये निवेश करना चाहते हैं। खैर प्लेटफॉर्म से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फंड सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। तो शुरुआत इन्वेस्टमेंट की अगर करनी हो तो मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरह के फंड्स आप रेकमेंड करेंगे? फ्लेक्सी कैप, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा आपकी फेवरेट कैटेगरी है, तो उसको तो आप शामिल करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए कविता, मार्केट मूड के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। इक्विटी की मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आपके पोर्टफोलियो में, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म का पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, तो उसमें अपना जो पोर्टफोलियो बनाए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। मेरा ये मानना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो बायस आपका थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में कंपैरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा होना चाहिए। तकरीबन 50 से 60% लार्ज कैप में और बाकी मिड और स्मॉल में आप डाल दीजिए। जहां तक कैटेगरी का सवाल है, डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप तो मैं चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में हो। वहां पे आप यूटीएफ फ्लेक्सी कैप देख सकते हो। एक फोकस फंड बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है, वो है SBI फोकस फंड, वो आप देखिए। और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों कैटेगरी किसी भी निवेशक, लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है और जिस तरह का बैलेंस आपको तीनों सेगमेंट में चाहिए वो वहां से मिलता है। तो ये 3 फंड है आपके पास, एक फ्लेक्सी कैप, एक फोकस फंड और एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ उम्मीद करते हैं
उमेश पाल जी, अपने इन्वेस्टमेंट की आप शुरुआत करेंगे। और हेमंत जी आपका, अर्नब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। और इस पेशकश में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन आपको बताएं जाते जाते कि अपने सवाल आप हमें कहां पर भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। अपने सवाल चाहें तो लिखित रूप में भेज सकते हैं और वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 वीडियो शूट कीजिए अपने सवाल का और हमें वीडियो भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।